देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश फ्लो बेसिकली ये बताता है कि बिजनेस में कैश जो है वो किस तरह से इन हो रहा है, किस तरह से आउट हो रहा है। तो कई बार इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आज इसी को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग और इसकी नीड। फिर अलग अलग एक्टिविटीज में इसको समझेंगे, लाइक ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए while एनालाइजिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग और नीड क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को बताने वाली स्टेटमेंट। फ्लो बिजनेस में कैसे हो सकता है, या तो कैश आएगा या फिर कैश जाएगा। तो दैट मीन्स ये फ्लो ऑफ कैश बताता है, चाहे इन हो या आउट हो। बट फ्लो कितने तरह से बिजनेस में हो सकता है, इसके लिए इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है ऑपरेशनल एक्टिविटीज। जैसे बिजनेस, फॉर एग्जांपल बाइक बनाने वाली कंपनी है, बाइक बनाने से बेचने से रिलेटेड उसके जितने भी खर्चे हैं, और बाइक बेचने से जो उसका रेवेन्यू है, वो सारी एक्टिविटीज उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज है। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिजनेस अपने स्केल से बाहर कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिजनेस अपने आप को फाइनेंस करवाता है। इसमें लोन लेना या फिर जैसे शेयर होल्डर्स के थ्रू बिजनेस में पैसे आना और उसकी पेमेंट करना, जैसे अगर लोन है तो उस पर इंटरेस्ट देना, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं, उसमें तो पता लग जाता है कि कितना प्रॉफिट है। बट एक्चुअली वो एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। यहाँ हम बात करें कैश की, कि एक्चुअल में रियल कैश बिजनेस में कितना है। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है कि कैश का हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हमें बैलेंस शीट से भी पता लग जाता है। हम देख सकते हैं कि पहले कितना था, बाद में कितना है। तो इसके लिए अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है? अब देखिए, अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो इसमें तीन कैटेगरी में दिखाया गया है। जैसे अगर हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को देखें कि मतलब एक साल पहले की बैलेंस शीट में इतना था, और साल एंड होने के बाद जो बैलेंस शीट बनाई उसमें इतना बैलेंस है, तो 80 से 60,000 पे ये लग रहा है कि कैश कम हुआ है। बट एक्चुअल में अगर हम फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू जाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस उससे 20,000 पे बिजनेस में आए हैं। बिजनेस ने कहीं 20,000 पे लगाए हैं, दैट मीन्स उसके पास अच्छा प्रॉफिट है, उसने 20,000 पे कहीं इन्वेस्ट भी किया है। फर्दर, अगर बिजनेस ने कहीं से फाइनेंस किया हुआ था, या तो उसने लोन की रीपेमेंट करी है या फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करी है। अब लोन की पेमेंट करी है या इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, उसके लिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग को देखकर ये पता लगाया जा सकता है, जो सिर्फ कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से हमें पता नहीं लग सकता। इसमें एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि हम सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही क्यों नहीं देखते, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की क्यों जरूरत है? इन्वेस्टिंग में क्वेश्चन उठ सकता है कि इन्वेस्टिंग बिजनेस क्यों कर रहा है, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, बिजनेस में ही वापस पैसा क्यों नहीं लगा रहे? फाइनेंसिंग में ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस को कहीं से पैसे लेने पड़े, या फिर फाइनेंसिंग कितनी है, उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है? तो इसके लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन एक्टिविटीज इसको कैसे एनालाइज करते हैं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑपरेशन एक्टिविटी की बात करें, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से, जैसे सेल है। अगर हम देखें, सेल तो इंक्रीज दिखा रहा है 30% से, पहले 100 थी अब 130। बट अगर हम बात करें कैश सेल की, जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से दे सकते हैं, तो 40 पहले था, 40 अभी है। मतलब कैश सेल नहीं बढ़ी, टोटल सेल 30% से बढ़ी है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि क्रेडिट सेल इसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है। और इसके साथ ही हमें ये देखना होगा कि एडजस्टमेंट क्या है। मतलब एक तो हम सेल को कैश सेल से कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा हम एडजस्टमेंट्स को चेक करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में कितना हो रहा है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पीरियड वाइज ट्रेंड से। और फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर फिनिश गुड्स आपके स्टॉक में बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है वो सेल में इफेक्ट करेंगे, दैट मीन्स उतनी सेल नहीं कर पा रहे, स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये आप एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है और जो एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको कंपेयर कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल इसको दो सिनेरियो के थ्रू हम देखते हैं। पहले सिनेरियो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से 100 का प्रॉफिट था, बट एक्चुअल में हम रिपोर्ट कर रहे हैं 60। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है कि या तो कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, या फिर अदर, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग के खर्चे बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है। बट ये देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग ज्यादा तो नहीं है, कि बिजनेस ने एक्चुअल में पे नहीं किया, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो बड़ा हुआ रहा है बट एक्चुअल में प्रॉफिट कम है। दूसरे सिनेरियो में क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट है 100, एक्चुअल में पीएनएल में दिखा रहे हैं 140। इसका मतलब हो सकता है जैसा हमने देखा कि क्रेडिट सेल बढ़ गई है। अब क्रेडिट सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ आएगा, बट एक्चुअल में कैश उतना नहीं मिला। दूसरा इसमें रीजन हो सकता है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाइक बनाने वाली कंपनी है, किसी और एक्टिविटी से, जैसे फॉर एग्जांपल साइड बाय साइड वो थोड़े मास्क बना रही है, उससे अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से तो इतना प्रॉफिट नहीं है, बट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये होना चाहिए कि बिजनेस जो है कहीं और इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। इसके रीजन हो सकते हैं क्योंकि बिजनेस जो है वो रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर कोरोना के टाइम पे अगर मास्क इंडस्ट्री में जो मास्क बनाते हैं, या फिर सैनिटाइजर, उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट के चांसेस है। तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। तो डिपेंड करता है कि ऐसे कोई आपके पास रीजन होने चाहिए कि बिजनेस जो है वो री इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, बिजनेस में बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा इसमें देखें जो टोटल कैश रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, उसको कंपेयर करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट से है वो सिर्फ 40 है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन एक्टिविटी से ही आ रहा है। बट अगर हम दूसरे केस में देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट ऑपरेशन एक्टिविटी के कैश फ्लो के सिमिलर है। तो दैट मीन्स ओवरऑल 50%, लगभग लगभग 50-60% आपका ऑपरेशन से आ रहा है, और उतना ही इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। तो दोनों ही सिमिलर चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में 100% जो कैश का फ्लो है वो आपका ऑपरेशन से आ रहा है। तो इसमें आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट ऐसा क्या है कि आप 100% इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने बिजनेस में। इन्वेस्ट को कंपेयर करें इन रिलेशन विद फाइनेंस। फॉर एग्जांपल कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा और आपको एक्सपेक्टेशन है कि 20% रिटर्न मिलेगा, उस इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से फाइनेंस लिया है, कहीं से लोन लिया है, और उस पर आपको फिक्स रेट से 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें ये चेक करेंगे कि आपका अभी अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। अगर फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20%, अगर वो नहीं हो पाया, तो क्या आपके पास इतना फाइनेंस, इतने प्रॉफिट्स हैं कि आप उसका इंटरेस्ट और फाइनेंस की जो पेमेंट है वो कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैसे एनालाइज करें। देखिए टाइप ऑफ फाइनेंस समझते हैं, ओवरऑल कितने होते हैं। अगर ओनरशिप देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट लेते हैं, शेयर्स के थ्रू फाइनेंसिंग करवाते हैं, तो ओनरशिप में ड्यूरेशन होता है, ओनरशिप देनी पड़ती है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। दूसरा अगर लोन लेते हैं तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ती है, और इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो जनरली कंपलसरी होती है। तो इसमें देखें अगर कि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो फिर उसको ओनरशिप देने की जरूरत नहीं है, शेयर्स के थ्रू अगर वो फाइनेंस बेशक ना भी करवाए, लोन ले ले, उस पर वो इंटरेस्ट दे सकता है क्योंकि प्रॉफिट अच्छा है। बट लो प्रॉफिट के केस में अगर इंटरेस्ट की कंपल्शन उसके पास होगी, तो बिजनेस के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा। तो इस केस में वो ओनरशिप डिल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको देख सकता है। ये भी देखेंगे कि रीजन ऑफ फाइनेंस क्या है। जैसे अगर बिजनेस जो है वो अपने एक्सपेंशन के लिए ज्यादा एसेट खरीदना चाहता है, तो ऑफ कोर्स उसमें डेप्रिसिएशन बढ़ना चाहिए, इसको आप देखेंगे। या फिर बिजनेस में अगर वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं एक्सेप्ट कैश, अगर डेप्टर बढ़ रहे हैं, या फिर लाइबिलिटी घट रही है, करंट लाइबिलिटी घट रही है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर घट रहे हैं, एक तरफ डेप्टर बढ़ रहे हैं मतलब आपको पैसा उतनी फास्ट नहीं मिल रहा जिनको आप सामान बेच रहे हैं, दूसरी तरफ क्रेडिटर घट रहे हैं मतलब आपको पेमेंट टाइमली करनी पड़ रही है, आपको उतना जो क्रेडिट पीरियड है नहीं मिल पा रहा जितना आप डेप्टर को देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इनको आपस में रिलेट करके। अनदर इसमें हो सकता है कि बिजनेस के पास अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए थोड़ा फाइनेंस, थोड़ा लोन बिजनेस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल उस प्रोजेक्ट से बिजनेस को लेट से 20 लाख का अगर प्रॉफिट होगा, तो अगर उसको 5 लाख का लोन लेना पड़ रहा है,
जिस पर उसे 50,000 लेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इतना वो ले सकता है क्योंकि उस प्रोजेक्ट उस स्पेशल ऑर्डर से उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, बिजनेस अगर नए प्रोडक्ट, नए सेगमेंट में या फिर नए कस्टमर या फिर नई लोकेशन में बिजनेस करता है, तो वहां उसको कुछ टाइम के लिए क्रेडिट पीरियड में डील करना पड़ेगा। वहां इमीडिएट वो कैश सेल पर फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट उसका नया है, कस्टमर नया है या फिर लोकेशन नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है। दूसरा इसमें यह है कि स्पेशल वर्सेस रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर पर आप क्रेडिट पीरियड को फोकस कर सकते हैं, बट अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आता है और जो बैक्ड बाय गारंटी है, कि बैंक गारंटी लेता है कि ठीक है, अगर जो कस्टमर है आपका वो पे नहीं करता तो उस केस में बैंक पे करेगा, तो उस केस में हो सकता है कि आपको क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करना पड़े। और उस केस में क्या होगा कि सेल क्रेडिट में ज्यादा दिखाएगा, जो एक्चुअली रीजनेबल है ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। कई बार क्या होता है, मार्केट में हाई कंपटीशन होता है, तो अगर कंपटीटर से compete कर रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए भी आपको क्रेडिट पीरियड जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको लगता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट या फिर किसी भी अदर रीजन से अब वो सून आउटडेटेड हो जाएगा, बट आपने फिनिश गुड्स तो उसको बना के रख दिए हैं, तो उसको फटाफट अपने पुराने स्टॉक को निकालने के लिए हो सकता है आपको सेल बढ़ानी पड़े, और सेल को पुश करने के लिए क्रेडिट पीरियड जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। वेंडर के बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, वेंडर के बिजनेस में कई बार इन्वेस्ट की जाती है कि वेंडर से फॉर एग्जांपल आपका एक रिलेशन बेटर हो, जिससे आपको रॉ मटेरियल या फिर किसी भी चीज की जो सप्लाई चाहिए होती है वो आपको फ्रिक्वेंटली मिल पाए, या फिर वेंडर के बिजनेस में होल्ड लेने के लिए भी कई बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।